हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रूटस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रूटस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों दोस्तों। मध्य प्रदेश के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, नागवंश। यदि नागों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भगवान शिव के साथ भी उनके गले में नाग जो है वो धारण करते हैं। अब इसके पीछे की कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हमारे शास्त्रों से, और कहीं पर भी पूजा होती है वहां नाग की जरूर पूजा हुई है। तो भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में और भारत के पूरे पुरातन से लेकर रामायण महाभारत से लेकर भारत के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी मंदिर हैं, कहीं ना कहीं नाग देवता की पूजा के बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। इवन जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसमें भी एक काल्प सर्प योग जो है बताया गया है। यदि वो काल्प सर्प योग दूर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर वैवाहिक जीवन के बाद। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि शुरुआत कहां से होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सृष्टि के जो क्रिएटर थे वो थे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के चार पुत्र हुए। उन चार पुत्रों से कहा गया कि आप जो है इस संसार में मानव जाति का विकास करें, प्रजनन करें और एक बड़ी जनसंख्या जो है वो पैदा करें। तो ब्रह्मा जी के जो चार मानस पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया और वो ब्रह्मा जी की तपस्या में ही लीन रहे। लेकिन अब इस सृष्टि का विकास कैसे होगा, सृष्टि में मनुष्य जाति का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र पैदा किए। तो जो ब्रह्मा जी थे इनके द्वारा, ब्रह्मा जी जो थे इनके द्वारा 10 मानस पुत्र पैदा किए गए। तो सबसे पहले तो इनके चार पुत्र थे और इन चार पुत्रों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा भाई हम तो सिर्फ तपस्या ही करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर 10 मानस पुत्रों को जो है उत्पन्न किया, मानस पुत्र। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मानस पुत्र का मतलब क्या होता है। मानस पुत्र का मतलब होता है जो मन से उत्पन्न हुआ है। मानस का मतलब यह है कि जो बायोलॉजिकल, जो शारीरिक, जो जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे आपने भगवान गणेश का नाम सुना होगा कि किस प्रकार से पार्वती जी ने जो है एक मिट्टी का पुतला बना दिया था। तो कहीं ना कहीं जो मानस पुत्र हैं वो मन से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो 10 मानस पुत्र थे इन्हीं में ही एक पुत्र थे मारीची। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे मारीची, और इन्हीं मारीची के जो पुत्र थे इनका नाम था ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप। और ये जो ऋषि कश्यप थे, ऋषि कश्यप थे, इनका विवाह, इनका विवाह एक राजा थे उनकी 13 पुत्रियों से कराया गया। तो ऋषि कश्यप का विवाह, ऋषि कश्यप का विवाह 13 राजा, राजा ऋषि कश्यप का विवाह 13 पुत्रियों से कराया गया। 13 पुत्रियों से कराया गया। अब वो कौन से राजा थे जिनसे इनका विवाह कराया गया 13 पुत्री? तो राजा दक्ष की, ऋषि कश्यप का जो विवाह है वो राजा दक्ष की 13 पुत्रियों से कराया गया। अब आप देखिए इन्हीं 13 पुत्रियों में, राजा दक्ष की ये जो 13 पुत्रियां थी, इन्हीं में ही आप देखिए कि राजा दक्ष की जो 13 पुत्रियों से विवाह कराया गया, राजा दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह कराया गया। तो सबसे पहले सृष्टि के क्रिएटर कौन थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा के कितने पुत्र थे? 4। उन्होंने इस पृथ्वी पे इस संसार को बढ़ाने के लिए, प्रजनन के लिए मना कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या में लीन रहे। तो फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को पैदा किया। और ये जो मानस पुत्र होते हैं ये मन से उत्पन्न हुआ माना जाता है। तो इनमें जो पुत्र थे मारीची, तो मारीची के जो पुत्र थे वो ऋषि कश्यप थे।
ऋषि कश्यप का विवाह राजा दक्ष राजा दक्ष की 13 पुत्रियों से हुआ। इनमें एक का नाम था अदिति अदिति एक का नाम था अदिति, दूसरे का नाम था दिति दिति, तीसरे का नाम था कुंदरू। तो जो अदिति थे इनसे देवता पैदा हुए, जो दिति थे इनसे दानव पैदा हुए, और जो कुंदरू थे इनसे नाग पैदा हुए, और ये नाग भी 9 नाग जो है पैदा हुए। तो इन्होंने तपस्या की थी। खासकर यदि बात कर जाए कुंदरू और दिति की, तो इन्होंने तपस्या की। तो तपस्या करने के बाद इनको ऋषि जो कश्यप है उन्होंने वरदान दिया कि आपको 1000 जो है वो नाग पुत्रों की कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी। तब इस सृष्टि में जो है ये नाग जो वंश है, ये नाग डायनेस्टी है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है। तो इन्होंने कठोर तपस्या की थी, और इनका जो विरोध चलता था वो दिति से चलता था। तो जो गरुण का नाम सुना होगा आपने, खासकर जो गिद्ध या चील का, तो कभी भी सांप और बाज की पटती नहीं है। तो इनके द्वारा जो है वो गरुण पैदा हुए थे, और इनके द्वारा 9 नाग जो है पुत्र पैदा हुए थे, और इनको फिर बाद में 1000 जो है पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ था। तो ये पूरी कहानी थी जो कहीं ना कहीं महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। तो नागवंश का जो इतिहास है वो हम समझने का प्रयास करते हैं कि नागवंश का इतिहास हमको कहां कहां से प्राप्त होता है। तो नागवंश के यदि हम साक्ष्य की बात करें और स्रोत की बात करें, तो स्रोत सबसे पहले तो हमें महाभारत से प्राप्त होता है। महाभारत के बाद पुराणों में कहा गया है 70 जो है प्रकार के नागवंशों की जातियां थी। इसके अलावा मालती माधव ये लिखी गई है भवभूति के द्वारा, तो इनसे हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा पदमपुर यहाँ जो है, यहाँ से हमें प्राप्त होती पद्मावती, जिसे हम बोलते हैं पद्मावती से हमें जो है पवैया ग्वालियर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हर्षचरित ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित यहां से प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रयाग प्रशस्ति में हमें मिलता है समुद्रगुप्त, कि समुद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने पराजित किया था नागसेन को। प्रयाग प्रशस्ति से हमें वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त ने पराजित किया था गणपति नाग को। तो ये 2 राजाओं को पराजित करने का हमें वर्णन मिलता है, और एक युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो इसके अलावा हमको कुछ अभिलेखों से हमें प्रमाण मिलते हैं। तो अब आइए हम लोग अभिलेखों को देखते हैं, कौन कौन से अभिलेखों से हमें इस नागवंश के बारे में प्रमाण मिलते हैं। तो स्रोत में हमने ये पढ़ने का प्रयास किया, अब हम अभिलेख पढ़ते हैं। तो देखिए, अभिलेखों की यदि बात की जाए तो एक अभिलेख का नाम है तिरोड़ी अभिलेख। ये तिरोड़ी जो अभिलेख है ये बालाघाट से प्राप्त हुआ है, और इसमें वाकाटक जो नरेश हैं प्रवर सेन के द्वारा कहीं ना कहीं ये तिरोड़ी अभिलेख जो है, इसमें नागवंश की हमें जानकारी मिलती है। दूसरा जो अभिलेख है वो है चमका जो अभिलेख है ये अमरावती से प्राप्त हुआ है। अमरावती जो है ये महाराष्ट्र से, ये भी वाका जो टक है इन शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। तीसरा जो अभिलेख है ये हमें मिला है पदमपुर पवैया से, पद्मावती से, सूर्य आदित्य सेन जिसे कहा जाता है, पद्मावती से। चौथा जो अभिलेख है वो चंदेल, वो हमें खजुराहो अभिलेख जिसके हम कहते हैं, खजुराहो जो है यहाँ से। तो इतने से हमें जो है नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, महाभारत से जानकारी मिलती है, पुराणों से जानकारी मिलती है। पुराणों में यदि बात की जाए तो ब्राह्मण पुराण से हमें जानकारी मिलती है। पुराणों में यदि बात की जाए तो हमें जो है वायु पुराण से हमें जानकारी पता लगती है। पुराणों में यदि बात की जाए तो पुराणों में
जो पुराणों में अग्नि पुराण से भी हमें जानकारी मिलती है। वायु पुराण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जानकारी। पुराणों में यदि बात किया मत्स्य पुराण से भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो ब्राह्मण पुराण है। तो ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, इन पुराणों में हमें 70 नागवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों की बात की जाए तो तिरोड़ी अभिलेख है। यह जो तिरोड़ी अभिलेख है ये बालाघाट से प्राप्त हुआ है। इसमें वाकाटक नरेश प्रवरसेन के द्वारा यह अभिलेख बनाया गया था और इसने कहीं ना कहीं अपने आप को भवनाग का पोता कहा है। और ये जो चमका अभिलेख है ये भी वाकाटक शासकों के द्वारा बनाया गया था, अमरावती महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। फिर पद्मावती यानी ग्वालियर में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है इसको ग्वालियर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये विशुद्ध ग्वालियर अभिलेख के नाम से इसको जाना जाता है। इसे ग्वालियर अभिलेख के नाम से जाना जाता है और इसे जो है विशुद्ध नाग राजाओं के द्वारा, नाग जो है राजाओं के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। तो ये जो है ये कुछ बातें आपके सामने आपको याद रखना। फिर इसके बाद खजुराहो, तो खजुराहो को भी देखते हैं। खजुराहो खजुराहो अभिलेख में भी हमें नागवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम सिक्कों के बारे में भी देखते हैं। तो ये इतने सारे ये जो पुराण है, पुराणों में हमें कई पुराणों से जानकारी मिलती है, यानी वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, मत्स्य पुराण है, इसके अलावा अग्नि, ये सबसे हमें जानकारी मिलती है। मालती माधव, पद्मावती, हर्षचरित, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त से हमें पता लगता है कि इसने जो युद्ध लड़ा था उसमें नागसेन को पराजित किया, गणपति नाग को पराजित किया। और फिर हमें जानकारी मिलती है सिक्कों से। तो आइए हम लोग सिक्के, कॉइन को जरा देखने का प्रयास करते हैं, कहां कहां से हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है। तो आइए हम लोग सिक्कों के बारे में जानकारी पता करते हैं। सिक्के, तो सिक्कों के बारे में जानकारी पता करते हैं। देखिए, सिक्कों में जो सबसे पहला सिक्का मिला है वो विदिशा से मिला है। इसके अलावा मुरैना से सिक्के मिले हैं। मुरैना से जो है गणपति नाग के, और 18,000 सिक्के मिले हैं। फिर इसके अलावा बालाघाट से सिक्के मिले हैं। इसके अलावा एरण से सिक्के मिले हैं। एरण का मतलब सागर से, एरण यानी सागर से सिक्के मिले हैं। इसके अलावा कहां से सिक्के मिले हैं, तो मथुरा से सिक्के मिले हैं। ये सब आपको याद रखने हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। अब इनकी राजधानियों पर आते हैं। तो राजधानी पर आने से पहले मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, याद रखिए नागवंश का एक अपना इतिहास है। नाग को एक ऐसा सेंसिटिव जानवर, संवेदनशील जानवर माना गया है कि वो नकारात्मकता को पहचान लेता है। शिवजी के गले में ही नाग क्यों रहता है, सर पे नाग क्यों नहीं रहता है, या अन्य जगह नाग क्यों नहीं रहता है, ये सब के कारण कहीं ना कहीं बताए गए हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बातों पर ही सेंटर करना चाहता हूं कि ये जो नाग है, ये नाग जो है ये बहुत सारा जो है संवेदनशीलता, यानी बहुत सारे वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं ये ग्रहण करता है, और सेंसिटिविटी को कहीं ना कहीं ग्रहण करते 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 ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं पहचान लेता है। तो याद रखिए, जो भी नकारात्मकताएं हैं वो लोग कहीं ना कहीं मंदिर जाते हैं या ऐसे स्थान पे जाते हैं, यानी नाग की पूजा करते हैं। तो नकारात्मकताओं से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं इसकी कहानी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप केरल से लेकर जम्मू कश्मीर के मंदिर में जाएंगे, आपको मंदिर में नाग जरूर मिलेगा। और याद रखिए, नागवंश का जो इतिहास यदि मैं भारत में आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो भारत में नागवंश का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं था। भारत में यदि नागवंश का इतिहास देखा जाए तो भारत में नागवंश का इतिहास बहुत बड़ा था। भारत में नागवंश का इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं था। जैसे यदि बात की जाए तो देखिए, यहां नागालैंड है, नागालैंड, यहां पर भी नाग जाति को मानने वाले जनजाति लोग रहते थे। यहां अरुणाचल प्रदेश है, पूरा छोटा नागपुर का पठार, यहां पर एक जो है चुटिया नाम की एक स्थान है। इसी प्रकार बासुकीनाथ से लेकर अनेक प्रकार के यहाँ नागवंश हुए। फिर यहाँ बस्तर में दंडकारण्य, और यहाँ यदि मैं यहाँ इस मैप को यदि बनाया जाए तो ये पूरा नागवंश का क्षेत्र था। यदि इस पूरे को बनाया जाए तो ये पूरा नागवंश का ही क्षेत्र था। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये पूरा नागवंश का था, यानी नागवंश का जो मेन क्षेत्र था वो ये वाला क्षेत्र था। यानी ये जो है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, यहां से लेकर ये विदिशा,
तो दो राजधानी थी नागवंश की, एक राजधानी थी विदिशा, विदिशा, उसके बाद राजधानी बनी पवैया, जिसे हम पद्मावती भी कहते हैं, इसे हम ग्वालियर कहते हैं, और तीसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था कुंतलपुर मुरैना, कुंतलपुर मुरैना। अब देखिए यहां पर आप देखिए नागवंश के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे कश्मीर में अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, इसी प्रकार नागों से लिपि जो विकसित हुई है नागरी लिपि, नाग लिपि, इसी प्रकार टक। तो एक इतिहासकार है शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि जहां जहां टक लगा हुआ है वो सब नाग वंश से संबंधित है, जैसे कारकोट वंश, जैसे वाकाटक वंश, ये सब नाग देवताओं की ही कहीं ना कहीं। और ये जो विदर्भ का क्षेत्र है ये जो है नागपुर, तो देखिए यहां पर भी कई शहरों के नाम में भी आज हमें जो है नागवंश से संबंधित, ये नागवंश का बड़ा क्षेत्र था नागपुर। इसी प्रकार नागदा उज्जैन में स्थित है, इसी प्रकार अनंतनाग, इसी प्रकार शेषनाग, इसी प्रकार श्रीनगर, इसी प्रकार यदि बात की जाए तो यहां पर है कौशाम्बी, इसी प्रकार यदि बात की जाए तो तक्षशिला, इसी प्रकार यदि कहा जाए तो जो बौद्ध धर्म से नागवंश की कहानी जुड़ी हुई है, यानी राम गांव के जो कौली थे, जो लिच्छवी थे, ये सब नागवंश से जुड़े हुए शासक थे। इसी प्रकार कालाशोक की बात की जाए, शिशुनाग की बात की जाए, राम, ये सब नागवंश से जुड़े हुए शासक थे। इसी प्रकार टका की बात की जाए, बांग्लादेश में टका, बांग्लादेश में ये पूरा नागवंश का क्षेत्र था। वाका टकों की बात की जाए, नागपुर की बात की जाए, इसी प्रकार दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो बिना नाग पूजा के अधूरे माने जाते हैं। हर मंदिर में एक नाग देवता की पूजा रखी जाती है। नाग इज द सिंबल ऑफ वाइब्रेशन। नाग देवता जो है वही नकारात्मकता को खींच सकते हैं। और यहां पर जो सबसे बड़ी जो जो प्रचलित जो है नागवंश से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश की जो कहानी है, अब आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो याद रखिए यहां पर भारत में कुषाणों का हमला हुआ था। तो कुषाणों के जो शासक थे उसका संस्थापक था कुजुल कटफिसिस, उसके बाद विम कटफिसिस, फिर उसके बाद कनिष्क हुबिस्क वशिष्ठ से लेकर जब कुषाणों का पतन हो रहा था, कुषाणों का पतन हो रहा था, तो इन्हीं कुषाणों के सामंत थे मथुरा में। कुषाणों के सामंत जो है वो नाग थे, और ये कहां पे शासन कर रहे थे, ये शासन कर रहे थे मथुरा में। तो कुषाणों के सामंत जो है वो नाग थे, मथुरा में शासन, लेकिन जैसे ही कुषाणों का पतन हुआ तो इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और इसी मथुरा से कुछ नाग शासक जो है वो मध्य प्रदेश आते हैं। तो मध्य प्रदेश जाते हैं तो सबसे पहले वो विदिशा आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो नाग शासक हैं वो विदिशा जाते हैं, और ये जो विदिशा है इसको पहली राजधानी बनाते हैं। तो नागों की पहली राजधानी जो है वो बनाई जाती है विदिशा। और ये विदिशा राजधानी कौन बनाता है, तो वृषनाग, वृषनाग के द्वारा पहली जो है राजधानी विदिशा बनाई गई। लेकिन फिर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने एक दूसरी राजधानी बनाई जिसका नाम था पवैया, जिसका नाम था ग्वालियर, जिसका नाम था पद्मावत। तो ये जो है पवैया, जिसे जिसे पद्मावत भी कहा जाता है, पद्मावत भी कहा जाता है, ये जो राजधानी बनी इसे हम ग्वालियर कहते हैं। ये नागों की दूसरी राजधानी थी। तो पहली राजधानी में हमने क्या पढ़ा, नागों की जो पहली जो राजधानी थी वो राजधानी थी पहली विदिशा, पहली राजधानी विदिशा थी, दूसरी राजधानी पवैया थी, पवैया यानी ग्वालियर, पवैया यानी ग्वालियर राजधानी थी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था कुंतलपुर, कुंतलपुर यानी मुरैना, कुंतलपुर यानी मुरैना। अब ये जो नाग वंश के जो शासक थे, अब इन्होंने यहां पर शासन करना प्रारंभ किया। तो इनका संस्थापक कौन था, तो नागों का जो संस्थापक था वो संस्थापक था वृषनाग। यदि मैं बात करूं तो कुंती का मायका कुंतलपुर में है, और यहां पर एक शासक थे जिसका नाम था गणपति नाग। यहां से 18,000 सिक्के मिले हैं। और याद रखिए कुंती जिन्हें कहीं ना कहीं कहा गया भगवान सूर्य को वहां पर आना पड़ा, और कुंती जो है जिसे कहते हैं कि उनकी जो जैविक संतान नहीं थी, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला था, तो उनसे पैदा हुए कर्ण, कर्ण को उन्होंने आसन नदी पे बहा दिया। तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, मुरैना के पास में आसन नदी। ये आसन नदी जो है ये जाकर मिलती है कुवारी नदी में, और कुमारी नदी जो है आगे जाकर मिल जाती है सिंध में, सिंध आगे जाकर मिल जाती है यमुना में, यमुना अगर आगे जाकर मिल जाती है गंगा में।
तो जब कर्ण को बहाया गया तो वो कर्ण धीरे धीरे गंगा नदी में पहुंच जाते हैं और चंपा के निकट पहुंच जाते हैं, और फिर उन्हीं एक जो है दो व्यक्ति मिलते हैं, वही कर्ण का लालन पालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुंती का मायका कहा गया है ये मुरैना, कुंती का मायका ये जो है ये कहा गया है कुंतलपुर। ये जो मुरैना है, ये जो मुरैना है ये कुंती का मायका कहा गया है, इसको कुंतलपुर कहते हैं। और यहीं से कहीं ना कहीं जन्म बात जुड़ी हुई है भीम की। तो भीम जो है वो नागों के कहीं ना कहीं वंशज थे। तो एक बार जो दुर्योधन ने जो है छल कपट से भीम को जहर खिला दिया और भीम को पानी में फेंक दिया, तो भीम जो है डूब के पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में उनको नागलोक के राजा मिले। नागलोक के राजा मिले तो पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं कुंती जो है यानी नागों के परिवार से हूं। तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने 7 खीर की कटोरी दी, और एक खीर की कटोरी में 10,000 हाथियों का बल था। यही कारण था कि भीम के पास 70,000 हाथियों का बल था। और ये भीम की कहानी भी कहीं ना कहीं इसी मुरैना, इसी कुंतलपुर से जुड़ी हुई है, इसी आसन नदी से जुड़ी हुई है। तो ये आसन नदी को आपको याद रखना है। ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है कि किस प्रकार कुंती ने जो है कर्ण को जो है कर्ण जो है वो उसको प्रवाहित कर दिया था आसन नदी में। आसन नदी से वो क्वारी नदी में पहुंचे, क्वारी से सिंध में पहुंचे, सिंध से यमुना नदी में पहुंचे, यमुना से गंगा में पहुंचे, फिर गंगा में जो है चंपा के पास जो है 2 व्यक्तियों के द्वारा उनको गोद लिया गया। ये पूरी कहानी, और भीम की कहानी समझना है किस प्रकार वो पाताल लोक में गए और फिर उन्होंने जब नाम लिया नागवंशियों का तो इतने खुश हुए वो नागवंश के राजा कि उनको 7 खीर दी, और वो 7 खीर खाकर भीम जो है वो 70,000 हाथियों का कहीं ना कहीं उनके अंदर पावर आ गई। अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं नागवंश के, आइए हम लोग शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नागवंश के यदि हम लोग शासकों के बारे में चर्चा करें तो पहला जो नागवंश का शासक है, इनके शासकों में पहला जो नागवंश का शासक है उनका नाम है भवनाग। तो आइए हम लोग नागवंश के शासकों का चर्चा करते हैं। तो पहले नागवंश के शासक हैं वृषनाग। देखिए ये नागवंश के शासक हैं वृषनाग। नागों का जो समय था वो 200 से 400 ईस्वी तक के बीच में था। याद रखिए हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतिहासकारों ने इसे डार्क एज कहा है, जबकि इनके मैंने अभी प्रमाण बताए, इनके सिक्के भी मिले हैं, इनका जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, इनके साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। और कौन से साक्ष्य जो है इतिहास में चलते हैं, यही तो साक्ष्य चलते हैं। लेकिन देखिए कितना भारतीयों के साथ अन्याय हुआ है कि इसको डार्क एज बनाया, इसको कपोल कल्पित कहानियां बना दिया, इसको जो है मिथिक बना दिया। जबकि नागवंश का मतलब ये नाग थोड़ी थे, चंद्रवंश का मतलब वो चंद्रमा थोड़ी थे, सूर्यवंश का मतलब वो सूर्य थोड़ी थे। नाग का मतलब ही एक पुरुष होता है, नाग का मतलब ही एक इंसान होता है, यानी वो नाग डायनेस्टी, उन्होंने अपने नाम के आगे नागवंश जोड़ा, इसलिए वो नागवंश नाग डायनेस्टी बनी। और नाग डायनेस्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बस्तर, दंडकारंड, छोटा नागपुर का पठार, और फिर उससे लेकर नागालैंड तक था। उधर उत्तर में जो है तक्षशिला, जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, श्रीनगर से लेकर दक्षिण में जो है दक्षिण में सबसे नीचे जो जो केरल में जो मंदिर है, जिसे पद्मनाभन मंदिर कहते हैं, जहां पे भगवान विष्णु सैया शेष नाग पे, तो ये जो 9 नाग हुए थे इनमें एक नाग है कालिया। कालिया से जुड़ी हुई कहानी है, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया को जब पराजित किया तो कालिया उज्जैन गया, और उज्जैन के आसपास ही कालिया के वंशज हैं। ठीक इसी प्रकार शेषनाग की कहानी जुड़ी हुई है, ठीक इसी प्रकार वासुकी की कहानी जुड़ी हुई है। तो ये इतिहास को जो दबाया गया, इतिहास को जो तोड़ मरोड़ के एक प्रकार से जिसकी हत्या कर दी गई, और देखिए कितनी बड़ी शर्म की बात है, हम लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है, इसको डार्क एज कह दिया। क्या इसके प्रमाण नहीं है? यानी ये इससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जो है भावनाओं की, भारतीय जनमानस की भावनाओं की इससे बड़ी कोई जो है हत्या नहीं हो सकती। पूरी तरीके से संस्कृति की हत्या कर दी। ऐसा इतिहास जो है कहीं ना कहीं हमें पढ़ाने को जो है मिला है। तो आइए हम लोग वृषनाग पर पढ़ते हैं। वृषनाग जो है इन्होंने राजधानी जो है वो विदिशा बनाई। इन्होंने राजधानी विदिशा बनाई वृषनाग। और वृषनाग जो थे इन्होंने राजधानी विदिशा बनाई, वृषनाग के ने राजधानी विदिशा बनाई। और इनके बारे में जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है वृषनाग के बारे में कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो है पुरुकुत के साथ कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर आक्रमण हुआ था मौर्य गंधर्व का।
तो मौर्य गंधर्वों का जब आक्रमण हुआ तो ये वृषनाग किस क्षेत्र में रहते थे? तो काठी क्षेत्र में रहते। काठी यानी निमाड़ क्षेत्र, मध्य प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। और फिर कहीं ना कहीं वृषनाग जो थे, उन्होंने जब मौर्य गंधर्व का उनके ऊपर आक्रमण हुआ तो वृषनाग ने मांधाता से मदद मांगी। मांधाता ने अपने बेटे पुरुकुत्स को भेजा, और पुरुकुत्स ने जब मौर्य गंधर्व को पराजित कर दिया तो वृषनाग ने खुश होकर अपनी बेटी रेवा का विवाह जो है वो वृषनाग से कर दिया। यानी वृषनाग ने खुश होकर अपनी बेटी रेवा का जो विवाह है वो पुरुकुत्स के साथ कर दिया, और उन्हीं के नाम पे नर्मदा नदी पड़ा। वृषनाग के बाद इनको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वृषनाग के बाद नेक्स्ट जो है वो है भवनाग। भवनाग, भीमनाग। तो यहां पर ये भीमनाग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। महाराजा की उपाधि धारण की। भीमनाग जो है, इन्होंने पवैया को अपनी राजधानी बनाया। भीमनाग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ग्वालियर यानी इन्होंने पवैया को राजधानी बनाया। जो भीमनाग है, इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। भीमनाग जो है, इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। और भीमनाग के बारे में ये कहा जाता है, इन्होंने जो है आसन, भीमनाग ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, उसका नाम था धूमेश्वर मंदिर। धूमेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था भीमनाग ने। और भीमनाग ने जो है सिंध और माहौर नदी के संगम पर, भीमनाग ने सिंध और माहौर नदी के संगम पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। और उस मंदिर का नाम था स्वर्ण बिंदु मंदिर। उस मंदिर का नाम था स्वर्ण बिंदु मंदिर। तो स्वर्ण बिंदु मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था सिंध और माहौर नदी के संगम पर भीमनाग ने। भीमनाग जो है, इन्होंने पवैया की स्थापना की, महाराजा की उपाधि धारण की। ये सब भीमनाग के बारे में विशेष रूप से समझना है। ये मेन शासक थे। अब इसके बाद तीसरे जो शासक हैं वो है भवनाग। तो भवनाग के बारे में समझना, इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। 10 अश्वमेध यज्ञ किए। भवनाग जो थे, इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। भवनाग जो थे, इन्होंने गंगा नदी पर दशमेश घाट का निर्माण कराया। गंगा नदी पे दशमेश घाट का निर्माण कराया भवनाग के द्वारा। और भवनाग से संबंधित कुछ अभिलेख मिलते हैं। तो भवनाग से संबंधित जो अभिलेख मिलते हैं, इनमें से एक का नाम है तिरोड़ी अभिलेख। तिरोड़ी जो अभिलेख है वो बालाघाट से मिला है। एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है चमका अभिलेख। चमका जो अभिलेख है वो अमरावती से मिला है। अमरावती जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। भवनाग के ये अभिलेख हैं। तिरोड़ी अभिलेख जो बालाघाट से मिला है। इसी प्रकार चमका अभिलेख जो कि महाराष्ट्र के अमरावती से मिला है। 10 अश्वमेध यज्ञ कराए और गंगा नदी के किनारे जो है दशमेश घाट की स्थापना की थी भवनाग ने। भवनाग जो थे, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है वाकाटक नरेश प्रवर सेन के साथ कराया। तो वाकाटक नरेश प्रवर सेन के साथ विवाह कराया। वाकाटक नरेश प्रवर सेन के साथ विवाह कराया भवनाग ने। तो भवनाग के बारे में इतनी चीजें हमको समझनी है। भवनाग के बारे में, तो भवनाग ने क्या क्या किया था? तो भवनाग ने गंगा नदी के किनारे 10 अश्वमेध यज्ञ कराए। गंगा नदी के किनारे दशमेश घाट का निर्माण कराया। 10 अश्वमेध यज्ञ कराए। इनका अभिलेख है तिरोड़ी बालाघाट अभिलेख। इनका अभिलेख है चमका जो है, इसमें भवनाग के बारे में जानकारी मिलती है। और वाकाटक नरेश जो है प्रवर सेन के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कराया भवनाग। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये जो नागवंशी जो थे, इनका संघर्ष हुआ गुप्तों के साथ। याद रखिए, गुप्तों में एक शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया, जिसमें सकल प्रसूतोद्धरण, जिसमें कन्योपायन, ये नीतियां जब अपनाई तो फिर एक नीति ऐसी अपनाई जब इन्होंने कुछ ने अधीनता स्वीकार नहीं की कि समूल जड़ से नष्ट कर देना। तो एक शासक था जिसका नाम था नागसेन। यहां पर एक शासक इनके बीच में और है, इसका नाम है नागसेन। तो नागसेन को समुद्रगुप्त ने पराजित किया, लेकिन नागसेन ने अधीनता स्वीकार कर ली समुद्रगुप्त की।
नागसेन ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद जब गणपति नाग आए तो गणपति नाग ने गुप्तों को जो कर राजस्व जो है वो देना बंद कर दिया। तो गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया। गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया। समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया और इसके जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलते हैं। तो नागसेन जो था, यानी इनके बीच में एक शासक था नागसेन। ये नागसेन ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी? समुद्रगुप्त की। लेकिन नागसेन के बाद गणपति नाग ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को समूल जड़ से नष्ट कर दिया था। इस चीज को आपको पूरा समझना है। और यहां पर एक युद्ध भी हुआ था। इसके साथ जो युद्ध हुआ था इसे कौशांबी का युद्ध कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, कौशांबी का युद्ध। कौशांबी का युद्ध, ये कौशांबी का जो युद्ध हुआ था, इस कौशांबी के युद्ध में गणपति नाग को पराजित किया। इस कौशांबी के युद्ध में गणपति नाग को पराजित किया। गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। तो इतने ही इसमें शासक याद रखने हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन। नागवंश का संस्थापक वृषनाग ने राजधानी विदिशा बनाई, एक सिक्का मिला है। उसके बाद पढ़ना है नेक्स्ट भीमनाग। ये जो भीमनाग थे, यहां पर ये भीमनाग जो है, इन्होंने अपनी राजधानी जो है बनाई ग्वालियर, पवैया, और महाराजा की उपाधि धारण की। और फिर एक मंदिर का निर्माण कराया। कहां पर? आसन नदी और सिंध नदी के संगम पर। ठीक है, धूमेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण कराया। आज भी वो मंदिर है ग्वालियर में। और फिर तीसरा पढ़ना है भीमनाग। ये जो भीमनाग के बाद पढ़ना भवनाग ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए। गंगा नदी के किनारे दशमेश घाट का निर्माण कराया। भवनाग ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश प्रवरसेन के साथ करा दिया। भवनाग ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश प्रवरसेन के साथ करा दिया, जिसका हमें प्रमाण किसमें मिलता है? तिरोड़ी अभिलेख में। और दूसरे वाकाटक का अभिलेख है जिसका नाम है चमका अभिलेख, उसमें भी हमें जो है नागवंश और वाकाटकों के वैवाहिक संबंध मिलते हैं। और फिर उसके बाद एक नाग शासक था जिसका नाम था नागसेन। तो नागसेन ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। और उसके बाद अगले शासक हुए गणपति नाग, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और गुप्तों को राजस्व देना बंद कर दिया। तो समुद्रगुप्त ने कौशांबी के युद्ध में गणपति नाग को पराजित कर दिया और नागवंश जो है समाप्त हो जाता है। मध्य प्रदेश में नागवंश की इतनी ही कहानी थी। लेकिन याद रखिए, पहला स्थान है विदिशा, दूसरा है ग्वालियर पवैया, तीसरा है कुंतलपुर मुरैना। ये 3 स्थान याद रखने हैं। अभिलेख याद रखने हैं। तिरोड़ी अभिलेख याद रखना है। चमका अभिलेख याद रखना है। खजुराहो अभिलेख याद रखना है। कुछ सोर्स याद रखने हैं। पुराण याद रखने हैं, जिसमें वायु पुराण याद रखना है, ब्राह्मण पुराण याद रखना है, मत्स्य पुराण याद रखना है। ठीक इसी प्रकार महाभारत की घटनाएं याद रखना है। पुराणों में 80 प्रकार के नागवंशों का उल्लेख मिला है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे 10, उसमें एक पुत्र का नाम था जो है मारीची, और उन्हीं मारीची के पुत्र थे ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप का जिनके साथ विवाह हुआ, जिन कन्या के साथ, उनके 13 पुत्रियां थी। ऋषि कश्यप का यहां पर लिखा होगा मारीची, इनका विवाह राजा दक्ष की पुत्री के साथ हुआ। तो 13 जो है इनकी पुत्रियां थी, 13 जो है पुत्रियों के साथ विवाह हुआ। इसमें से एक का नाम अदिति था, दूसरे का नाम दिति था और तीसरे का नाम कुंद्रू था। तो नागवंश की स्थापना किससे जुड़ी हुई है? कुंद्रू से। अदिति से देवता पैदा हुए, दिति से दानव पैदा हुए, और जो कुंद्रू थे उनसे नाग जो है 9 नाग पैदा हुए, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कालिया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं शेषनाग, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वासुकी। ये पूरा नागवंश का इतिहास था। इतिहास ने कहीं ना कहीं, इस इतिहास के पन्नों में नागवंश के साथ जितना भेदभाव हुआ है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं पर भी हुआ होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नागवंश की मुझे लगता है ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके बारे में मुद्दे और जो है तथ्य लेकर आएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।